गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। 11th क्लास फ्रिक्शन हम कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन किए थे, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, वहाँ पे हमने किया था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने ये कहा था कि जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। F इज़ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारा फर्स्ट लॉ था लिमिटिंग फ्रिक्शन का, जिसमें हमने ये कहा था जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, इसी से हम डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा F इज़ इक्वल टू म्यू R and that mu is known as coefficient of friction। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं coefficient of friction। F is equal to mu R, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने रखा mu, and that mu is known as the coefficient of friction। राइट, अब यहाँ से अगर हम mu की वैल्यू फाइंड आउट करें देन mu is equal to F by R। This is the formula for coefficient of friction। F is equal to mu is equal to F by R। अगर आपके पास R है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है what is the SI unit of mu। mu की SI यूनिट्स क्या होंगी? SI यूनिट्स अगर आप mu की निकालोगे तो ये क्या है आपके पास? फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये आपके क्या पास क्या है? नॉर्मल रिएक्शन मीन्स फोर्स का ही अपोजिट था वेट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे F और R की यूनिट्स क्या हैं? सेम। तो म्यू की यूनिट्स भी क्या होंगी? दिस अपॉन दिस यूनिट लेस। म्यू की कोई भी यूनिट नहीं होगी। म्यू है वो क्या होगा? डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा। क्लियर है? आगे समझ। अगर आपको म्यू की यूनिट्स फाइंड आउट करनी पड़े तो कोई भी यूनिट म्यू की नहीं होगी। यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। डिफरेंट सरफेसेस के लिए, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए म्यू की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। राइट, इसके बाद आता है म्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डिफाइन करना हो तो क्या होता है? सिंपल रेशियो होता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? डिपेंडेंस आपको फाइंड आउट करनी है म्यू की किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट म्यू डिपेंड्स अपॉन कौन सा? नेचर को बताएगा। समथिंग लाइक दैट, सीधा आप कह सकते हो म्यू टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ मटेरियल्स। डिपेंड्स अपॉन द surfaces in contact, depend upon the nature of surfaces in contact। कौन कौन से surfaces कांटेक्ट में हैं उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। सेकंड, म्यू किस पे डिपेंड करता है? म्यू डिपेंड्स अपॉन the material, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। कौन से मटेरियल पे? ऑफ द सरफेसेस। किस किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है। किसके नेचर पे? जो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उन्हीं सरफेसेस के मटेरियल, उन्हीं सरफेसेस के मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्लियर है? नेचर पे और मटेरियल पे। आए समझ में? नेचर का मतलब जो सरफेस जितना स्मूथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपके पास किसी सरफेस के लिए
म्यू की जो वैल्यू है वो 0.3 है, यूनिट होंगी नहीं। क्लियर है? आपने क्या किया, उस सरफेस को पॉलिश कर दिया, ठीक है, और उस सरफेस को पॉलिश किया, उस सरफेस के पॉलिश, जिस नेचर से आपने पॉलिश किया, जिस मटेरियल से आपने पॉलिश किया, उसका अपना अलग से कोई होगा म्यू। क्लियर है? अब वहाँ से आपको ये देखना है, जब आप उसको पॉलिश करते हो तो म्यू की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब म्यू है वो सीधा सा बताता है आपका फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन जहाँ जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे म्यू की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। सिंपली ध्यान रखो, जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे म्यू ज़्यादा होगा। आपसे कोई ये कहता है कि दो सरफेसेस के बीच में म्यू की वैल्यू है वो 0.3 है, और दूसरे दो सरफेसेस के बीच में म्यू की वैल्यू है वो 0.5 है, तो कहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा? सीधा आप कहोगे जहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.5 है वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। क्लियर है? इसके बाद अगर मान लो कोई बॉडी एक्चुअल में मूव कर रही है, यहाँ तो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन का यूज़ किया है अब तक। इफ़ ए बॉडी मूव्स एक्चुअली on the surface of other, on the surface of other, उस टाइम पे जो फोर्स है ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका कन्वर्ट हो जाता है एफ के में। मीन्स ये आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ध्यान रखना है इस चीज़ का। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किस में चेंज हो गया? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में। लेकिन एक चीज़ हमने और पढ़ी है, अब म्यू आपका चेंज हो गया एफ के बाई आर में। पीछे हमने पढ़ा था एफ के इज़ ऑलवेज लेस देन एफ। काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा लिमिटिंग से छोटा होता है। एफ के की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है? कम होती है कंपैरेटिवली लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो म्यू के है वो भी हमेशा कम होगा कंपैरेटिवली। सो म्यू के इज़ ऑलवेज लेस देन म्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कॉफिशिएंट है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के कॉफिशिएंट से हमेशा कम होता है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है कंपैरेटिवली लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्टीमेटली हमने कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को क्यों पढ़ा? एक नंबर है हमारे पास, एक डायमेंशन लेस वैल्यू है जो आपको फ्रिक्शन के बारे में बताएगी। दो सरफेसेस के जो कांटेक्ट में हैं उनके बीच में कितना कम फ्रिक्शन लग रहा है, कितना ज़्यादा लग रहा है, वो हम किससे बता देंगे? हम म्यू से बता देंगे। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वुड को सेकंड वुड के ऊपर से रब किया तो आपको 0.70 म्यू की वैल्यू मिलेगी। अगर आपने स्टील को स्टील पे किया तो 0.10 मिलेगी। इस तरह से अलग अलग होगा अलग अलग सरफेसेस के लिए, राइट। नेक्स्ट आते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? डायग्राम से समझोगे तो बहुत इजीली समझ आएगा। मान लो आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, आपने किसी बॉडी को रखा, सरफेस पे मूव कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट ऑफ बॉडी लाइंग वर्टिकली डाउनवर्ड लाई करता है, W=mg। इसी का अपोजिट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा? रिएक्शन इन वर्टिकली अपोजिट लगेगा, राइट। अब ध्यान से देखो, बॉडी को मूव कराना है तो क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। P इज़ द अप्लाइड फोर्स। अगर P अप्लाइड फोर्स है तो अपोजिंग फोर्स लगेगा दोनों सरफेसेस के कॉन्टैक्ट टिप के बीच में, दैट इज़ F, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा तब बॉडी आपकी क्या करेगी? मूव करेगी। अब बड़े ध्यान से देखो, R इज़ ए रिएक्शन, दैट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ फोर्स, एंड F इज़ ऑल्सो ए फोर्स।
दो फोर्सेस आपके लग रहे हैं, एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आपको एफ और आर का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना पड़े तो आप कैसे करोगे? दोनों का जब रिजल्टेंट आप निकालोगे तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीधा सा है तुम्हारे पास। इस एफ का ऑपोजिट वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करोगे इस तरह से, इसी तरह से आर का ऑपोजिट वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करोगे इस तरह से, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज डायगोनल, ये होगा। क्लियर है? यहाँ जो एंगल बनता है दैट एंगल इज थीटा, और इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रखना है इसको, दोबारा से देख लो। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इन नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाता है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इन नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाता है। देखो एंगल लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ भी बन रहा है, बट जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे? द एंगल विच the resultant of the force of limiting friction, which the force of limiting friction F and normal reaction R mix with the direction of normal reaction, direction of normal reaction। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट जो एंगल नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाता है, इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बनाता है, दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? अब आ जाते हैं, थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं, दैट इज ओरिजिन, ठीक है। हमने बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस वेक्टर निकाले हैं। मान लो ये ए है आपके पास, दैट इज बी एंड सी, राइट। इन ट्रायंगल यहाँ से आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं दोनों, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको एक ट्रायंगल लेनी है राइट एंगल ट्रायंगल बी ए ओ। ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल बी ए ओ, बी ए ओ, ठीक है। इन ट्रायंगल बी ए ओ, या ये कह सकते हो ए ओ बी, ठीक है। आपको टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करना है। टेंजेंट थीटा आप फाइंड आउट कैसे करोगे? वो टेंजेंट थीटा जो भी आप निकालोगे ना, वो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। वो टेंजेंट थीटा निकाल के बता दो मुझे, क्या होगा? क्या होगा टेंजेंट थीटा? बताओ। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए ओ, यही होगा। ये वाला एंगल तो आपके पास कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। बी ए अपॉन ए ओ आपने निकाल लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ए? ये वाली वैल्यू कितनी है? एफ, तो ये भी कितना होगा? एफ। इसको रख दें फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ, ठीक है। ए ओ क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ए ओ क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। तो आप ये कह सकते हो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ बाय आर। ये आ गया। और इससे पीछे वाले टॉपिक में हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाला था, म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर निकाला था। तो यहाँ से आप कह सकते हो टेंजेंट थीटा
इज इक्वल टू एफ बाई आर इज इक्वल टू म्यू, और डायरेक्टली टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू। आ गया। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना हो तो आप क्या करोगे, टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शंस लग रहे हैं, इन कॉन्टेक्ट जो टेंजेंट थीटा होगा वो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी देगा। क्लियर है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोबारा से देख लो एक बार, होता क्या है, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, वहीं से हमने टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करा। टेंजेंट थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट हमने निकाला, जो हमें क्या देता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू देता है। क्लियर है। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एंगल ऑफ रिपोज, और इसी का दूसरा नाम है स्लाइडिंग एंगल। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, और इसी को हम स्लाइडिंग एंगल भी बोलते हैं। स्लाइडिंग एंगल भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब इसको स्लाइडिंग एंगल बोलते क्यों हैं, ध्यान से समझना। मान लो आपके पास इंक्लाइंड सरफेसेस हैं, ये सरफेस है, ये इंक्लाइंड है, आपने किसी बॉडी को यहाँ रखा एंड दैट इज़ द एंगल थीटा 1। ठीक है, आपने इस बॉडी को यहाँ पे रखा और जहाँ आपने रखा था वो बॉडी वहीं है, स्लाइड नहीं करती। क्लियर है। आपने नेक्स्ट में क्या किया, जो थीटा 1 था उसकी वैल्यू को पहले से थोड़ा सा बढ़ा दिया। यहाँ बॉडी रखी हुई है और आपने थीटा 1 को बढ़ा के कितना कर दिया, थीटा 2 कर दिया, फिर भी बॉडी वही है, मूव नहीं करती। अगेन आपने क्या किया, फर्स्ट केस सेकेंड केस, आपने इंक्लाइंड सरफेस में थीटा की वैल्यू को और बढ़ा दिया, लाइक दैट। थीटा 3 पे आप ले आए। उस टाइम पे जब आप थीटा को इंक्रीज करते जाते हो तो बॉडी ने जस्ट डाउनवर्ड स्लाइड करना शुरू कर दिया। क्लियर है। कंडीशन इज दैट थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। मीन्स आपने फर्स्ट केस से सेकेंड में थीटा को और बढ़ा दिया, थर्ड में थीटा को और बढ़ा दिया, और इस तरह से कॉन्टीन्यूसली आप थीटा को बढ़ाते चले गए। मीन्स इंक्लिनेशन है उसको इंक्रीज करते चले गए, तो एक मोमेंट ऐसे आएगी, एक एंगल ऐसा आएगा जब बॉडी जस्ट डाउनवर्ड स्लाइड करना शुरू कर देगी। उस एंगल पे जिस पे बॉडी जस्ट स्लाइड करती है, जस्ट नीचे मूव करना शुरू करती है, वो मिनिमम एंगल। देखो थीटा 3 से भी बढ़ाओगे तो ऑब्वियस स्लाइड करेगी, लेकिन थीटा 3 से कम कर दिया, कितना था, थीटा 2, तब स्लाइड नहीं कर रही। तो थीटा 3 इज़ द मिनिमम एंगल जिस पे बॉडी स्लाइड करती है। इससे बड़े पे तो करेगी, लेकिन इससे छोटे पे नहीं करेगी। क्लियर है। तो ये आपके पास जो थीटा 3 है, दैट एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग एंगल। ठीक है। अब इसके बाद इसको डिफाइन करना है, हम इसको डिनोट करते हैं मॉस्ट ऑफ एल्फा से। किसे डिनोट करते हैं, एल्फा से। कैसे डिफाइन करोगे स्लाइडिंग एंगल को या एंगल ऑफ रिपोज को, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफाइन करना है, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal inclination of a plane with the horizontal such that a body placed on a plane just slide downward। वो मिनिमम एंगल इंक्लिनेशन का जो हॉरिजेंटल के साथ बनता है,
इस तरह से कि किसी बॉडी को जब उस पर रखोगे तो वो बॉडी उस प्लेन पे जस्ट डाउनवर्ड स्लाइड करना शुरू कर देगी। उस एंगल को आप बोलते हो एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग एंगल। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमने निकाला, सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो हमने निकाला था या स्लाइडिंग एंगल, दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सपोज करो आपके पास ये सरफेस है स्मूथ, बनेगा कहाँ पे, हॉरिजेंटल के साथ इंक्लाइंड सरफेस बनाएगा। क्लियर है, सॉरी ओ है बेटा ये ओ, राइट। यहाँ जो एंगल बन गया दैट इज एल्फा, एंड एल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या स्लाइडिंग एंगल। हमने क्या किया है, एक बॉडी को यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। अब ध्यान से देखो, बॉडी का जो वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लाई करता है इस तरह से mg, एंड रिएक्शन बॉडी के नॉर्मल होता है। तो बॉडी ये है, रिएक्शन कहाँ होगा, इसके नॉर्मल होगा। ये दो चीज़ें बड़े ध्यान से देखनी है। यहाँ आके बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस किया है जिसमें वेट और रिएक्शन है वो एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे mg होता है और यहाँ पे r होता है, लेकिन ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेसेस का केस था। वेट हमेशा बॉडी के वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब है बिल्कुल जहाँ है वहीं से। कभी तुमने देखा है सरफेस इंक्लाइंड है तो वेट भी इधर लग रहा हो, नहीं। और रिएक्शन हमेशा बॉडी के सरफेस के नॉर्मल लगती है। वेट ग्रेविटी की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड और रिएक्शन होती है वो सरफेस के नॉर्मल होती है। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि जो वेट है दैट इज अ फोर्स, और वो हमारा यहाँ पे देखो रिएक्शन के अपोजिट अगर हम निकालें तो यहाँ कोई एंगल बना रहा है। क्लियर है, दैट एंगल इज ऑल्सो नॉन एज एल्फा। ठीक है, आगे हम इसको प्रूव करेंगे कि एल्फा क्यों है। वैसे तो ये कौन सा एंगल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का कोई एंगल जो रिजल्टेंट बना रहा है, ठीक है, जिसको हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन का नाम दिया था, लेकिन अभी हमने इसको क्या माना है, एल्फा माना है। क्लियर है, तो यहाँ से जो वेट का कंपोनेंट है वो एंगल के साथ यहाँ जो बनेगा दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos ऑफ एल्फा, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो mg sin ऑफ एल्फा। ये अगर रेजोल्यूशन तुम्हें आ गया इसका मतलब तुम्हें बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ आ गए हैं सॉल्व करने। दोबारा से देखो, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड वेट इज़ अ फोर्स, और मैंने ये कहा था हर उस जगह पे हमें रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटीज़ को जहाँ पे कोई एंगल बन रहा होगा। ठीक है, 0 या 90 पे छोड़ो, वहाँ पे हम बहुत प्रेफरेंस नहीं देते रेजोल्यूशन को, लेकिन जहाँ पे 0 90 के अलावा एंगल है वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। तो वहाँ डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे तो हमने वेट को क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व कर लिया तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कॉस, एंड उसी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होता है, वर्टिकल साइन। अब कई बार बच्चे गलती करते हैं कि परपेंडिकुलर तो इधर है, नहीं, हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अब नीचे ही क्यों है, ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि बॉडी मूव करके कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट भी कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, mg cos एल्फा के अपोजिट एक फोर्स लग रहा है, रिएक्शन। ठीक है, वेट का रोल खत्म हो गया है क्योंकि वेट को हमने स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट में, cos एल्फा और sin एल्फा में, राइट। mg sin एल्फा फोर्स लग के बॉडी कहाँ मूव कर रही है, डाउनवर्ड। अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो ऑब्वियस है फ्रिक्शन भी लग रहा होगा इन सरफेसेस यहाँ पे, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ भी यहाँ पे फुलफिल हो गया, क्योंकि mg sin एल्फा अगर अकेला डाउनवर्ड लग रहा होता, लिमिटिंग फ्रिक्शन हम नहीं दिखाते, तो अकेला फोर्स तो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके अपोजिट में कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखो, इतने फोर्सेस हैं, बॉडी का वेट डाउनवर्ड mg cos ऑफ एल्फा, रिएक्शन अपवर्ड, डाउनवर्ड कितने फोर्स से आ रही है, mg sin एल्फा से, अपोजिट फोर्स कौन सा लग रहा है, r। ठीक है, अब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो कहीं ना कहीं सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। F के अपोजिट में फोर्स कौन सा लग रहा है, mg sin ऑफ एल्फा।
एफ के अपोजिट में फोर्स कौन सा लग रहा है, एम जी साइन ऑफ एल्फा। आर के अपोजिट में फोर्स कौन सा लग रहा है, एम जी कॉस ऑफ एल्फा। क्लियर है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज 2 डिवाइडेड 1/2 डिवाइडेड इक्वेशन 1/2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो एफ बाई आर इज इक्वल टू एम जी साइन एल्फा बाई एम जी कॉस ऑफ एल्फा। एम जी से एम जी कैंसिल, साइन एल्फा बाई कॉस एल्फा, टेंजेंट एल्फा। ध्यान से देखो, टेंजेंट एल्फा इज इक्वल टू म्यू बाई एफ बाई आर। ठीक है, और हमने ये पढ़ा है टेंजेंट एल्फा इज इक्वल टू एफ बाई आर एंड एफ बाई आर इज इक्वल टू म्यू, राइट। तो हम लिखते हैं क्या, टेंजेंट एल्फा इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, एंड टेंजेंट एल्फा इज द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। एल्फा क्या था हमारे पास, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू म्यू। और लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था टेंजेंट थीटा ऑल्सो इज इक्वल टू म्यू। तो आप ये कह सकते हो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट एल्फा इज इक्वल टू म्यू। और इससे भी इम्पॉर्टेंट, थीटा इज इक्वल टू एल्फा। थीटा का टेंजेंट एल्फा के टेंजेंट के इक्वल है, इसका मतलब थीटा किसके इक्वल है, एल्फा के। थीटा इज इक्वल टू एल्फा का मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज ऑलवेज इक्वल। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज हमेशा सेम होते हैं, ये ध्यान रखना है, राइट। इसके बाद करते हैं इन्हीं एंगल्स का, इन्हीं रेजोल्यूशंस का हम यूज़ करेंगे बार बार। हमें किसी बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, यही सारी चीज़ें हम यूज़ करके निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक बॉडी है, इंक्लाइंड प्लेन पे डाउनवर्ड मूव कर रही है, रफ प्लेन है, ध्यान रखना है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, राइट। यहाँ कोई बॉडी हमने रखी हुई है, बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह हमने रेजोल्यूशन करना है, एंड दैट एंगल इज थीटा, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग एंगल। वेट ऑफ बॉडी कहाँ लाई करेगा, पीछे वाले में हमने रिजॉल्व किया था एम जी, एंड रिएक्शन कहाँ होगा, दैट इज आर। पीछे इक्विलिब्रियम में था, अभी हमने कहा है एक्सेलरेशन निकालना है, इसका मतलब बॉडी है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करके डाउनवर्ड आ रही है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये कौन सा एंगल बनेगा, थीटा। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, एम जी कॉस ऑफ थीटा, एंड इसी तरह से डाउनवर्ड आ रही है तो दैट इज एम जी साइन ऑफ थीटा। और यहाँ जो फोर्स लगेगा दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है। अब बड़े ध्यान से देखो, वही केस आर है वो किसके इक्वल है, दैट इज एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सोचने की बात ये है, एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, इस पॉइंट पे इधर एम जी साइन थीटा और इधर लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और बॉडी मूव करके आ कहाँ रही है, डाउनवर्ड। इसका मतलब एम जी साइन थीटा है वो एफ से ज़्यादा है। ठीक है, एम जी साइन थीटा एफ से ज़्यादा है, इसका मतलब बॉडी पे कुछ नेट फोर्स लग रहा है, राइट। और वो जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, जिधर बॉडी मूव करके आ रही है डाउनवर्ड। सपोज करो एफ इज ए नेट फोर्स, और डायरेक्शन क्या होगी, जहाँ बॉडी मूव करके आ रही है, इसका मतलब उसी डायरेक्शन में तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो आपने निकाला नेट फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन। डाउनवर्ड आ रही है तो डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ।
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। होता है ऐसा, पढ़ा है हमने। तो हम इस f की जगह पे ये रख दें क्या, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ। क्लियर है, माइनस एफ। और ध्यान से देखो, f इज इक्वल टू म्यू आर, ये हमने पीछे प्रूव किया है। f इज इक्वल टू म्यू आर, तो इस f की जगह पे क्या पुट कर दें, म्यू आर। एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू आर, और r की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस ऑफ थीटा। ये आ गया तुम्हारे पास एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। एम ए एम जी कॉमन आ गया, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा, एम से एम कैंसिल। एक्सेलरेशन कितना आ गया तुम्हारे पास, एक्सेलरेशन ही निकालना था, जी इंटू में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ए की जो वैल्यू है वो जी से कम है, ए इज़ लेस देन जी, इस केस में जिसमें हमने निकाला है। कैसे पता चला हमें ए की वैल्यू जी से कम है, ए इक्वल टू जी नहीं है, ठीक है, जी के साथ कुछ ना कुछ फैक्टर और है जो इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है, जी साइन थीटा में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब ए की वैल्यू है वो जी से क्या है, यहाँ पे छोटी है। क्लियर है, ध्यान रखोगे। आज के लिए इतना ही, कल करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड।